कश्मीर की सुंदरता किसे नहीं पसंद, और उसी सुंदरता के बीच बसा है हमारा एक एनआईटी जिसका नाम है एनआईटी श्रीनगर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनआईटी श्रीनगर के बारे में, वो भी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। एनआईटी श्रीनगर की बात करेंगे तो काफ़ी कम वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलता है, बट बच्चों डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एनआईटी श्रीनगर के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ। सबसे पहला सवाल ये कि क्या आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोकेशन कमाल का तो है। हर बच्चा घूमना चाहता है, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर जाना चाहता है, लद्दाख में घूमना चाहता है, लेकिन जब एडमिशन लेने वाली बात होती है उस टाइम पे हर बच्चा डरता है कि क्या सच में ये लोकेशन ठीक रहेगा, क्या ये लोकेशन सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। इतना ही नहीं, इस कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन लोगे तो कितना फ़ीस आपको पे करना होगा, क्या कोई आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, कट ऑफ कितना जाता है, क्या लद्दाख वाले बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको बच्चों बस एक काम करना है, वो ये कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना स्किप के देखना है, तभी आपके पास कंप्लीट जानकारी आएगी। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करोगे उस केस में आपके पास आधी अधूरी जानकारी आएगी, और आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा नुकसान देता है आधी अधूरी जानकारी। ठीक है बच्चों, सो अगर आपको वीडियो नहीं देखना है आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखना। देखो बच्चों, वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। आप लोग चाहो तो फिर स्पीड को बढ़ा सकते हो 1.5x की स्पीड पे, या फिर 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो, लेकिन स्किप मत करना। ये समझ में आ गया है? इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखोगे, उसके बाद बच्चों आपके पास एनआईटी श्रीनगर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो लेट्स गेट बिगिन। सो स्टूडेंट, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूं, लेकिन सभी से पहले आपको एक काम करना है, वो ये कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। आप लोग बच्चों टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग जितने भी पीडीएफ होते हैं वो सारे प्रोवाइड कर देते हैं। इससे पहले भी बच्चों काफ़ी सारे एनआईटीज़ का, काफ़ी सारे ट्रिपल आईटीज़ का हम लोगों ने रिव्यू कर रखा है, वो सारे पीडीएफ हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखे हैं। उसी तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एनआईटी श्रीनगर के बारे में। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में तो आ जाएगा, लेकिन बच्चों आपको पता है कि आप लोग भूल भी जाते हो, है कि नहीं? तो फिर बच्चों आप लोग वीडियो को बार बार नहीं देखोगे। तो हमारा सजेशन ये होगा कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से एनआईटी श्रीनगर वाला पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना, ताकि बच्चों जब भी आप लोग भूल जाओगे आप लोग पीडीएफ को देख करके आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगा। ठीक है ना? सो ध्यान से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर जितने भी पीडीएफ होते हैं हम प्रोवाइड कर देते हैं। और देखो, ये जर्नी एक लंबा रहने वाला है, अभी से लेकर के जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तब तक के लिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ए टू जेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो आएगा। ऑल दो बच्चों इसके बारे में इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ए टू जेड वीडियो आएगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग, और हर एक काउंसलिंग हम लोग करवाते हैं तो उसके रिगार्डिंग जितने भी वीडियो डलेगा उसके लिए हम लोग पीडीएफ बनाएंगे, वो सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान से टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है बच्चों, सो अब मैं आपको बताता हूँ एनआईटी श्रीनगर के बारे में स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बच्चों, सो देखो, एनआईटी श्रीनगर आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, कश्मीर हर एक व्यक्ति घूमना चाहता है, लेकिन जब एडमिशन लेने की बात आती है एनआईटी श्रीनगर में तो हर एक बच्चा डरता है। देखो बच्चों, हाँ, लोकेशन को लेकर के कुछ खास नहीं कहा जा सकता है। वैसे तो आप लोग कॉलेज में रहोगे तो कॉलेज का जो एरिया है वो सेफ़ है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है इसके बारे में जब ये वीडियो कंप्लीट हो रहा होगा, जब ये वीडियो एंड हो रहा होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूं। सो देखो बच्चों, एनआईटी श्रीनगर की बात करेंगे, काफ़ी पुराना एनआईटी है। क्यों? क्योंकि इस कॉलेज को 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था। वैसे भी जितने भी एनआईटी है बच्चों वो सारे आपको पुराने ही देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से एनआईटी श्रीनगर आपको काफ़ी पुराना एनआईटी देखने को मिलता है। 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो एनआईटी श्रीनगर को 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये एनआईटी बच्चों आपको काफ़ी पुराना देखने को मिलता है। अब क्योंकि एनआईटी श्रीनगर काफ़ी पुराना है, इसके वजह से आपको कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। बाकी
कैंपस साइज़ की बात करेंगे तो कैंपस साइज़ आपको छोटा देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ 67 एकड़ एरिया में ही इसको बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं कैंपस साइज़ बच्चों आपको छोटा देखने को मिल जाता है। लेकिन देखो बच्चों, 67 एकड़ एरिया आपको ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा आपको देखने को मिलता है। कैंपस में जितनी भी चीज़ों की आपको नीड होती है वो सब आपको मिल जाता है, तो उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मेन बात ये है कि लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन कमाल का, ठीक है, और छोटा ही कैंपस है, लेकिन जिस तरीके से बनाया गया ना आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो ये समझ में आ गया है। तो 67 एकड़ एरिया में इसको बनाया गया है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, हर एक एनआईटीज़ हमारे गवर्नमेंट होते हैं, उसी तरीके से एनआईटी श्रीनगर भी हमारा गवर्नमेंट है, तो ये समझ में आ गया। इसके अलावा एनआईटी श्रीनगर के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये आपको एक छोटा सा प्यारा सा एनआईटी देखने को मिलता है। कैंपस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, छोटा है लेकिन ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फ़ोटो देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो लोकेशन काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलता है। और कॉलेज में अगर आप लोग जाओगे, कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो ये है कि कैंपस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये तो है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस तरीके से आपको एनआईटी श्रीनगर देखने को मिलता है। यहाँ पे फोटो लगाया गया है, आप आराम से देख सकते हो। बाकी ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ फोटो को देख करके हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में रैंकिंग के बारे में बताया गया है। सो देखो बच्चों, निर्फ के इंजीनियरिंग के रैंकिंग की बात करेंगे। सो एनआईटी श्रीनगर को 2022 में 66 की रैंकिंग दी गई थी। ये कौन सी रैंकिंग है? तो निर्फ में इंजीनियरिंग में रैंकिंग है, ठीक है। इसके अलावा 2022 में इसको रैंकिंग दिया गया था 66 का, इसको गिरा करके 2023 में कर दिया गया है 82 का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि निर्फ में इंजीनियरिंग में रैंकिंग में बच्चों इसको गिरावट देखने को मिल रहा है, रैंक डिक्रीज हुआ है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ निर्फ के रैंकिंग के बेसिस पे ही डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि देखो निर्फ की जो रैंकिंग होती है उसे प्राइवेट कॉलेज खरीद करके रखते हैं। इसके वजह से प्राइवेट कॉलेज का निर्फ का रैंकिंग आपको बढ़िया देखने को मिलता है, ठीक है। तो अक्सर हम कहते हैं कि जब भी आप लोग किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आप लोग प्लेसमेंट को देख करके एडमिशन लो, ना कि निर्फ के रैंकिंग को। ये समझ में आ गया है। तो बच्चों रैंकिंग की बात करेंगे। सो 2023 में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, 66 से 82 कर दिया गया है। लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, निर्फ के रैंकिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ये समझ में आ गया। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। सो देखो बच्चों, जिस तरीके से आपका एडमिशन होता है बाकी एनआईटीज़ में, बाकी ट्रिपल आईटीज़ में, बाकी आईआईटीज़ में, उसी तरीके से एनआईटी श्रीनगर में भी आपका एडमिशन हो जाता है। किस तरीके से एडमिशन होगा? तो सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्ज़ाम देना होगा। जेईई मेन के एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद बच्चों आपको आपका रैंक मिल जाएगा। उसके बाद एनआईटी श्रीनगर की बात करेंगे या फिर किसी भी एनआईटीज़ की बात करेंगे, हर एक एनआईटीज़ में, हर एक ट्रिपल आईटीज़ में, हर एक आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। तो पहला प्रोसीजर क्या है कि जेईई मेन का एग्जाम देना होता है, जो कि आप लोगों ने दे दिया होगा। सेकंड प्रोसीजर क्या है कि एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग के प्रोसीजर से गुजरना होता है। काउंसलिंग का नाम क्या है? तो काउंसलिंग का नाम है बच्चों जोसा काउंसलिंग, एंड देन होता है आपका सीसेप काउंसलिंग। क्या दो काउंसलिंग होते हैं सर? हाँ बच्चों, यहाँ पे दो काउंसलिंग होते हैं। सबसे पहले होता है आपका जोसा काउंसलिंग, उसके बाद होता है सीसेप काउंसलिंग। ये दोनों ही आपके सेंट्रल काउंसलिंग है, ठीक है। अब देखो जोसा काउंसलिंग के थ्रू हर एक एनआईटीज़ में, हर एक आईआईटीज़ में, हर एक ट्रिपल आईटीज़ में और हर एक जीएफटीआईज़ में जितने भी सीट होते हैं उसे फिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बच्चों जोसा काउंसलिंग जब खत्म हो जाता है उसके बाद भी एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में और जीएफटीआईज़ में काफ़ी सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं। उस वैकेंट सीट को फिल करने के लिए सीसेप काउंसलिंग होता है। ये समझ में आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले होता है आपका जोसा काउंसलिंग, उसके बाद होता है आपका सीसेप काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड होते हैं, उसके बाद सीसेप काउंसलिंग होता है। सीसेप काउंसलिंग में 2 राउंड होता है। ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, आईआईटीज़ में जितने भी सीट होते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही फिल कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि सीसेप काउंसलिंग में आईआईटीज़ आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एनआईटी श्रीनगर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम देना होगा, जो कि आप लोगों ने दे दिया होगा। उसके बाद आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर जोसा काउंसलिंग में आपका एडमिशन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर जोसा काउंसलिंग में एडमिशन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद भी काफ़ी सारे सीट वैकेंट रह जाएंगे, उस वैकेंट सीट पे एडमिशन होगा आपका सीसेप काउंसलिंग के थ्रू। ये समझ में आ गया है। इसके अलावा जोसा काउंसलिंग और सीसेप काउंसलिंग के बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके लिए बच्चों आप लोग एनआईटी त्रिची वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है। लेकिन
इतना डिटेल में नहीं बता रखा है, अगर आप लोग चाहोगे तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। बस चैनल पे आप लोग बने रहना। ये समझ में आ गया है। तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम देना होगा, उसके बाद काउंसलिंग के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना होगा। काउंसलिंग का नाम है जोसा काउंसलिंग और सीसेप काउंसलिंग। इतना ही नहीं बच्चों, इसके अलावा क्लास 12 में आपके पास या तो पीसीएम होना चाहिए या फिर पीबीएम होना चाहिए। जोसा काउंसलिंग सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर एनआईटीज़ में, आईआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में और जीएफटीआईज़ में एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है। इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है या फिर बायोलॉजी हो सकता है या फिर कोई सा भी हो सकता है। मोस्टली बच्चे हमें पीसीएम वाले बच्चे या फिर पीबीएम वाले बच्चे ही देखने को मिलते हैं। आई नो कि आप में से मोस्टली बच्चे पीसीएम वाले बच्चे ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बता दिया गया है कि अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है। तीसरा सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। ये समझ में आ गया है। इसके अलावा बच्चों आपके परसेंटेज क्राइटेरिया भी होता है, तो कितने परसेंटेज आपको लाने होते हैं क्लास 12 में। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी वाले बच्चे हो तो उस केस में 75% होना चाहिए आपके क्लास 12 में, और अगर आप लोग एससी या फिर एसटी वाले बच्चे हो तो उस केस में 65% होने चाहिए आपके क्लास 12 में। ये समझ में आ गया है। अगर आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी वाले बच्चे हो और आपके क्लास 12 में 75% नहीं है, उस केस में आपका जेईई मेन में जितना भी बढ़िया रैंक हो लेकिन आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना मैंडेटरी है। ये करोगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है ये आपको समझ में आ गया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले बच्चों के लिए 75% एंड एससी एसटी वाले बच्चे हो तो उस केस में क्लास 12 में 65% होना मैंडेटरी है, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है ब्रांचेस के बारे में कि एनआईटी श्रीनगर में आपको कौन कौन से ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके सिविल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, सीएससी यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया। हर एक बच्चे को सीएससी के बारे में ही जानना होता है, हालांकि एडमिशन हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कोई बात नहीं, जान लो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है ना, ये चीज़ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग हो गया। ये बच्चों लास्ट ब्रांच यानी कि मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग आपको लोअर ब्रांच देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि सर हम एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन फ़ीस कितना पे करना होगा। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। जब भी फ़ी स्ट्रक्चर की बात होती है तो दो फ़ी के बारे में बात किया जाता है। पहला होता है आपका कॉलेज फ़ी और दूसरा होता है आपका हॉस्टल फ़ी। दोनों के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉलेज फ़ी के रिगार्डिंग, ठीक है। सो देखो बच्चों, जब आप लोग एडमिशन लेते हो ना तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर से ये अमाउंट कम हो जाता है और जो अमाउंट आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पे करते हो वही अमाउंट आप लोग थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में अप टू 8 सेमेस्टर तक पे करते हो, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो देखो, जब आप लोग एडमिशन लोगे तो कॉलेज फी आपको कितना पे करना होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे पहले आपको पे करना होगा कॉशन मनी, जो कि अमाउंट है आपका 12,000 रुपीज़। अब ये अमाउंट बच्चों आपका वन टाइम फी है, सिर्फ एक बार पे करना है, और ये अमाउंट आपका रिफंडेबल भी है। कब रिफंड किया जाएगा? तो जब आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा उस टाइम पे इस अमाउंट को रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कॉशन मनी है 12,000 रुपीज़। इसके अलावा 4.5 के यानी कि 4,500 रुपीज़ है आपका वन टाइम फ़ी, इसे रिफंड नहीं किया जाएगा। ये सब आपसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही लिए जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेमेस्टर का अदर फी आपसे लिया जाएगा, ये अमाउंट है 10,500 रुपीज़ यानी कि 10.5 के। इसके अलावा ट्यूशन फ़ी की बात करेंगे कि ट्यूशन फ़ी आपको पर सेमेस्टर का कितना पे करना होगा। तो ये अमाउंट है 62,500 रुपीज़। ये सेम अमाउंट बच्चों आपको मोस्टली एनआईटीज़ में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको ट्यूशन फ़ी याद रखना है, क्योंकि जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है वो मिलता है आपको ट्यूशन फी पर ही, ठीक है। तो ट्यूशन फी कितना है? तो ट्यूशन फी है आपका पर सेमेस्टर का 62,500 रुपीज़। ये समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर का कॉलेज फी आपको कितना पे करना होगा। तो ये अमाउंट है 89,500 रुपीज़। अब ये अमाउंट ज़्यादा होगा क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से कम हो जाएगा। तो सेकंड सेमेस्टर से आपको कितना पे करना होगा? तो देखो बच्चों, सेकंड सेमेस्टर में जो फ़ी आपको पे करना होगा वो अमाउंट है 73,000 रुपीज़। ये सेम ही अमाउंट बच्चों आपको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर अप टू 8 सेमेस्टर तक पे करना होगा। ये समझ में आ गया है। डायरेक्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि 4 साल के इंजीनियरिंग का टोटल कॉलेज फ़ी आपको कितना पे करना होगा। तो ये अमाउंट है बच्चों आपका 6,05,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बाकी PDF को डाउनलोड कर लेना,
आराम से सारी चीज़ें आप लोग देख लोगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है कि कॉलेज फ़ी आपको कितना पे करना होगा। इसके अलावा हॉस्टल फ़ी की बात करेंगे, क्योंकि बच्चों आप लोग हॉस्टल भी लोगे, ऑब्वियस ही बात है, रहोगे कहाँ पे, है ना। तो हॉस्टल फ़ी की बात करेंगे तो हॉस्टल फ़ी में बच्चों आपका स्टार्टिंग में जो फ़ी लिया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। तो वो अमाउंट कौन से हैं, तो वो अमाउंट है आपका 3000 रुपीज़। ये अमाउंट है बच्चों आपका वन टाइम फीस। ठीक है, इसे रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही लिया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके अलावा 8000 रुपीज़ आपसे लिया जाएगा, ये अमाउंट है हॉस्टल का चार्ज। ये बच्चों आपसे पर सेमेस्टर लिया जाएगा, हर एक सेमेस्टर में लिया जाएगा। इसके अलावा 20000 रुपीज़ आपसे लिया जाएगा, ये अमाउंट है मैथ्स का एडवांस फी। ये भी आपसे पर सेमेस्टर लिया जाएगा, यानी कि हर एक सेमेस्टर में लिया जाएगा। डायरेक्ट बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कि टोटल हॉस्टल और मैथ्स का फ़ी आपसे कितना लिया जाएगा। तो ये अमाउंट है आपका 2,27,000 रुपीज़। डायरेक्ट मैं आपको ये बताऊँ कि आपके 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान कॉलेज फ़ी और साथ में हॉस्टल फ़ी मिला करके कितना खर्च होगा। तो बच्चों ये अमाउंट है आपका 8 लाख से लेकर के 8.5 लाख रुपीज़। ठीक है, मैक्सिमम मान करके चलो कि 8.5 लाख रुपीज़ में आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा, अगर आपको कोई सा भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो। लेकिन बच्चों यहाँ पे काफ़ी सारे स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाते हैं। तो स्कॉलरशिप जब आपको मिलेगा तो उस केस में ये फ़ी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, काफ़ी कम फ़ी आपको पे करना होगा। ठीक है, स्कॉलरशिप के बारे में नीचे मैं आपको बता दूंगा। सो ऑब्वियस सी बात है 8.5 लाख रुपीज़ की बात करेंगे, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि 8.5 लाख रुपीज़ आपसे लिया जाएगा। अब देखो बच्चों 8.5 लाख रुपीज़ क्या बहुत ज़्यादा फीस है? तो देखो बच्चों बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस कॉलेज से आप लोग कंपेयर कर रहे हो। अगर आप लोग ट्रिपल आई से कंपेयर करोगे तो अभी के टाइम पे हमारे पास टोटल 25 ट्रिपल आई हैं और 32 NITs हैं, और 25 ट्रिपल आई में से सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रिपल आई ही हमारे गवर्नमेंट है। इसके अलावा 20 ट्रिपल आई हमारे प्राइवेट है। ठीक है, अब अगर हम लोग प्राइवेट ट्रिपल आई की बात करेंगे तो वहाँ पे 13 लाख रुपीज़ 14 लाख रुपीज़ लगता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8.5 लाख रुपीज़ ही लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फीस बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये फीस भी ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेटर नहीं है, तो कोई बात नहीं, उस केस में आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप को हम लोग फी वेवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो स्कॉलरशिप किस किस बच्चे को मिलेगा और कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चों, अगर आप लोग SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे हो तो उस केस में कॉलेज का जो भी ट्यूशन फी है वो आपको नहीं पे करना होता है। कॉलेज का ट्यूशन फी कितना है, तो वो अमाउंट है 62,500 रुपीज़। उसे छोड़ करके रिमेनिंग फी ही आपको पे करना होगा। ये समझ में आ गया है किस बच्चे को। पहला कंडीशन है कि SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चे को, इन बच्चे को ट्यूशन फी नहीं पे करना होगा। इसके अलावा सेकंड कंडीशन है कि अगर आप लोग जनरल या फिर OBC वाले बच्चे हो और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेटर नहीं है, कहने का मतलब ये है कि फैमिली इनकम पर ईयर का 1 साल का 1 लाख से कम है, तो उस केस में भी आपको ट्यूशन फी नहीं पे करना होता है। उस केस में बच्चा आपको फुल रिमिशन ऑफ ट्यूशन फी मिल जाता है। ट्यूशन फी आपको एक भी रुपये पे नहीं करना होता। ठीक है, इसके अलावा तीसरा कंडीशन भी है। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आप लोग जनरल या फिर OBC वाले बच्चे हो और आपकी फैमिली इनकम पर ईयर का 1 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है, तो उस केस में 2/3 अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी आपको नहीं पे करना होगा और सिर्फ 1/3 अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी आपको पे करना होगा। ठीक है, ट्यूशन फी कितना है, तो 62,500 रुपीज़ है। 62,500 रुपीज़ का 1/3 अमाउंट आपको पे करना होगा और 2/3 अमाउंट आपको पे नहीं करना होगा। ये समझ में आ गया है। तो इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलते हैं, और ये स्कॉलरशिप बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ NIT श्रीनगर में ही नहीं, हर एक NITs में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया बात है और क्या। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप लोग सेकंड या फिर थर्ड कंडीशन में हो तो उस केस में आपसे एक बार को इनकम सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है, वो है बच्चों आपका प्लेसमेंट। हम अक्सर बोलते हैं कि जब भी आप लोग एडमिशन लेने का सोचते हो किसी भी कॉलेज में तो आपको प्लेसमेंट देखना चाहिए। प्लेसमेंट देखना मैंडेटरी है। प्लेसमेंट के अलावा कुछ और देखना है तो देख सकते हो, नहीं देखना है तो छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि NIT श्रीनगर का प्लेसमेंट डेटा क्या है, क्या बढ़िया प्लेसमेंट है, कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो बच्चों, 2022 का हाईएस्ट पैकेज गया था 42 LPA का, जो कि डिसेंट था, लेकिन 2023 में हाईएस्ट पैकेज में डिक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब ये एक बेकार बात है, क्योंकि अक्सर बच्चों होता क्या है कि पर ईयर का प्लेसमेंट में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है ना, और यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 2022 में हाईएस्ट पैकेज गया था 42 LPA का, लेकिन 2023 में हाईएस्ट पैकेज गया है सिर्फ और सिर्फ 36.5 LPA का।
अब कोई बात नहीं, एक बार को बच्चों हाईएस्ट पैकेज देखो, सबका तो लगता नहीं है, एक बच्चे का लगता है, आपको हाईएस्ट पैकेज से ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए एवरेज पैकेज को, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं एवरेज पैकेज के बारे में। सो देखो हाईएस्ट पैकेज आपको समझ में आ गया है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे, सो 2022 का एवरेज पैकेज गया था 13.10 LPA का। 2023 का एवरेज पैकेज ओवरऑल गया है, हर एक ब्रांच की बात कर रहे हैं, ये गया है आपका 10.4 LPA का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एवरेज पैकेज में भी आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ये तो एक काफ़ी बुरी बात है, ठीक है। इन सारी चीज़ को देख करके हम तो आपको सजेस्ट नहीं है करेंगे। बाकी देखो है क्या कि अभी आप लोग एडमिशन लोगे, एडमिशन लेने के बाद ना अभी आपका प्लेसमेंट का टर्न नहीं आएगा, अभी से 4 साल बाद प्लेसमेंट का टर्न आएगा, और 4 साल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी हो जाता है। लेकिन 100 बात की एक बात है कि अगर आपका एडमिशन किसी और एनआईटीज़ में नहीं हो रहा है और उस केस में आप लोग एनआईटीज़ में ही एडमिशन लेना चाहते हो और एनआईटी श्रीनगर में हो रहा है तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप लोग होम स्टेट वाले बच्चे हो या फिर लद्दाख वाले बच्चे हो तो उस केस में भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि आपका होम स्टेट कोटा लग जाता है। ये समझ में आ गया है। बाकी प्लेसमेंट के बारे में आपको समझ में आ गया है। 2022 का एवरेज पैकेज गया था 13.10 LPA का। 2023 का एवरेज पैकेज गया है ओवरऑल 10.4 LPA का। वहीं पे 2023 का एवरेज पैकेज गया है CSE ब्रांच का 13.8 LPA का, ठीक है। बाकी मीडियन पैकेज भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एक चीज़ आपको बेटर देखने को मिलता है, बढ़िया देखने को मिलता है, वो है बच्चों की कितने परसेंटेज बच्चे प्लेस हो पाते हैं। तो लगभग 108.38% बच्चे प्लेस हो पाते हैं, यानी कि 100% से ज़्यादा। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि एक बच्चे के पास मोर देन 1 कंपनी का ऑफर होता है, एक कंपनी के अलावा यानी कि 2 कंपनी में 3 कंपनी में उनके पास जॉब लेटर होता है, प्लेसमेंट लगा होता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको CSE ब्रांच में ही देखने को मिलता है। CSE ब्रांच में ऐसा है, हमारे काफ़ी बच्चे यही बताते हैं कि CSE ब्रांच में एक बच्चे के पास जो है वो 2 ऑफर लेटर होते हैं, 2 कंपनी में बच्चे प्लेस हुए होते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी लोअर ब्रांचेस में आपको प्लेसमेंट बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में बताया गया है टॉप रिक्रूटर्स के बारे में। तो देखो बच्चों, कंपनी तो बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया। बाकी यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है। देखो एडोबी हो गया, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, IBM हो गया, सैमसंग हो गया। ये सारे कंपनीज जो है ना 2023 में आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे पूरा एक बड़ा लिस्ट दिया गया है, आप लोग आराम से PDF को डाउनलोड करके देख सकते हो। ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है, वो बच्चों ये है कि अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच लेना चाहते हो तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि क्या आप लोग तिरुपति एकेडमी को जानते हो या नहीं जानते हो। अगर जानते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों, अगर आप लोग चैनल को बिना एक्सप्लोर किए जाओगे तो ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो भी फ्यूचर बनेगा उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल लगता है आपका कॉलेज लाइफ, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि तिरुपति एकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया में। जितने भी काउंसलिंग होते हैं वो सारे हम लोग करवाते हैं। जितने भी काउंसलिंग होते हैं, चाहे बच्चों आपके टॉप मोस्ट सेंट्रल काउंसलिंग हो गए, टॉप मोस्ट स्टेट काउंसलिंग हो गए, या फिर प्राइवेट काउंसलिंग की बात करो, वो सारे काउंसलिंग हम लोग करवाते हैं। और बच्चों ये हम लोग सिर्फ 1-2 साल से नहीं करवा रहे हैं, 5 to 6 ईयर्स से हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं। जब भी हम लोग कहते हैं कि तिरुपति एकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, इसका मतलब ये है कि तिरुपति एकेडमी के बच्चे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेज है, चाहे आपके IIT बॉम्बे से लेकर के हर एक IITs में, हर एक NITs में, हर एक IIITs में, साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाले टॉप मोस्ट कॉलेज में भी आपको तिरुपति एकेडमी के बच्चे देखने को मिल जाते हैं। आप लोग बच्चों जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे जो भी आपके सीनियर होंगे उसमें से कोई ना कोई सीनियर तिरुपति एकेडमी के बच्चे रह करके गए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी काउंसलिंग होते हैं वो सारे यहाँ पे करवाए जाते हैं। एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ। सो देखो बच्चों, सेंट्रल काउंसलिंग के बारे में आपको पता है कि जोसा काउंसलिंग हो गया, CSEP काउंसलिंग हो गया। इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे तो काफ़ी सारे स्टेट काउंसलिंग है, जैसे कि आपका जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, UPTU हो गया, WBJW हो गया, कॉमेट के हो गया, MST-CT हो गया, MPDT हो गया, REAP हो गया, HSTS हो गया। इस तरीके के काफ़ी सारे काउंसलिंग हम लोग करवाते हैं, ठीक है। समझ लो कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट काउंसलिंग होते हैं वो सब करवाते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जितने भी आपके टॉप मोस्ट प्राइवेट काउंसलिंग होते हैं, हालांकि हमें पता है कि आप लोग प्राइवेट काउंसलिंग की तरफ नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो, क्योंकि प्राइवेट काउंसलिंग के बारे में भी आज नहीं तो कल आप लोग सुनोगे, क्योंकि वो भी एक डिसीजन ऑप्शन होता है। जिनके पास पैसा है उनके लिए हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। अच्छी है। तो प्राइवेट काउंसलिंग आपके कौन से हैं अच्छे लेवल के, तो बच्चों आपके VIT हो गया, बिटसेट हो गया, SRM हो गया, मणिपाल हो गया। इस तरीके के प्राइवेट काउंसलिंग भी हम लोग करवाते हैं। तिरुपति एकेडमी के बच्चे आपको ऑल ओवर इंडिया में हर एक जगह फैले हुए आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या है कि 100 बात की एक बात ये है, अभी तक तो आपको समझ में आ गया है कि त्रिपथ अकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग चैनल पे गलती से आए हो तो कोई बात नहीं, एक बार आप लोग चैनल को एक्सप्लोर करो, क्योंकि आपके जो भी सीनियर हैं जो कि अच्छे कॉलेज में गए हैं उन्होंने अपना फीडबैक दिया है वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी देखो बच्चों, A to Z वीडियो आएगा हर एक काउंसलिंग के रिगार्डिंग, अभी से लेकर के लास्ट तक में फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ वीडियो को देख करके आपके डाउट क्लियर हो जाएगा? तो बच्चों इसका आंसर है नो। देखो बच्चों, आप सभी का कंडीशन अलग होता है, आपका रैंक अलग होता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट ब्रांच मिलता है, और साथ में आपके पर्सनल डाउट भी तो होते हैं। वो सारे डाउट कैसे क्लियर होगा? तो बच्चों वो सारे डाउट तब क्लियर होगा जब कोई आपके पर्सनली आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। और वो कैसे हो सकता है? तो सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है। आपको पता है कि त्रिपथ अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, हर एक काउंसलिंग हम लोग करवाते हैं, तो हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है। पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जिस भी काउंसलिंग के लिए सपोर्ट आपको चाहिए आप लोग बाय कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग का भी बाय कर सकते हो। अगर आपको स्टेट काउंसलिंग का बाय करना है वो भी कर सकते हो। अगर आपको जोसा प्लस सी से बाय करना है वो भी कर सकते हो। अगर आप लोग जोसा के साथ में स्टेट काउंसलिंग का बाय करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। हर एक लिंक यहाँ पे दिया गया है। कैसे बाय करोगे ये आपको समझ में आ गया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फीचर रीड करके बाय कर सकते हो। हालांकि फीचर मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग बाय करोगे, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोग कैसे बाय करोगे। सो देखो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग पेमेंट कर लोगे। पेमेंट करने के बाद आपका बाय हो जाएगा। अब चार्ज कितना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग फी पे कर दोगे। फी पे करने के बाद आपको कौन कौन सी सर्विस मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। सो देखो बच्चों, जैसे आप लोग बाय करोगे, बाय करने के बाद सबसे पहले हमारे टीम मेंबर जो कि आपके मेंटर बनते हैं वो आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी डाउट होते हैं वो सारे को क्लियर किया जाता है। उसके बाद आप लोग हमारे टच में आ जाते हो। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक हम आपके साथ में होते हैं, ठीक है। जितने भी डाउट बच्चों, जो भी डाउट होगा आपका, आप लोग आराम से कॉल पे क्लियर कर सकते हो, चाहे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे। उसके बाद आपके मेंटर आपके साथ में होते हैं। देखो हम लोग बहुत सारे काउंसलिंग करवाते हैं, सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप होता है। आप लोग जिस भी काउंसलिंग का सपोर्ट लोगे उसका जो भी ग्रुप होगा उस ग्रुप में आपको ऐड करवा दिया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मेंटर असाइन कर दिया जाएगा। वो मेंटर आपके साथ में होंगे अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में, जब तक कि आप लोग कॉलेज में जाना स्टार्ट नहीं करते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया है। तो इस तरीके का आपको फीचर मिलता है। इतना ही नहीं बच्चों, अब देखो वो मेंटर आपके साथ में होंगे। आप लोग अपने मेंटर से कभी भी कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे मैसेज करके या फिर कॉल करके। इतना ही नहीं बच्चों, इसके अलावा काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल लगता है आपका चॉइस फिलिंग। अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगा तभी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिलेगा। और बच्चों आपके मेंटर, जो हम आपको मेंटर असाइन करेंगे, वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करेंगे। सोचो, वो मेंटर जिनको 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिनके बच्चे IIT बॉम्बे तक में है, हर एक टॉप मोस्ट कॉलेज में है, वो अगर अपने हाथों से आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस नहीं करेंगे, सो ऑब्वियस सी बात है आपके रैंक के अकॉर्डिंग 110% बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच आपको मिल जाएगा। तो सोचो, समझ में आ गया है। तो इस तरीके से आपको सारी फैसिलिटी मिलेगा। बाकी बच्चों यहाँ पे आप लोग रीड कर सकते हो। यहाँ पे जितना भी लिखा है ना ये काफ़ी कम है। एक बार आप लोग हमारे टच में आ जाओगे, आप लोग 110% खुश होकर के जाओगे। अभी तक जितने भी बच्चे आए ना सब खुश होकर के जाते हैं। आप लोग हमारे बच्चे हो, ठीक है बच्चों, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। बाकी कैसे बाय करोगे ये समझ में आ गया। फीचर आप लोगों को बता दिया गया है। कितना चार्ज है ये तो बताइए सर। सो देखो बच्चों, मार्केट में बहुत सारे काउंसलर हैं, मोस्टली काउंसलर आपको फेक देखने को मिलते हैं। इधर उधर मत भटकना। हमारा फीस कितना है ये समझो। हमारा फीस सुन करके आप लोग हैरान रह जाओगे कि इतने कम फीस में इतना बेस्ट सर्विस। हमारा फीस बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 देखने को मिलता है। सो जो सिर्फ और सिर्फ 1499 यानी कि 1500 से भी कम रुपीज़ में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको 110% लिख करके आपको दे सकते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। तो जल्दी से बाय कर लेना। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। और देखो बच्चों, ये जो 1499 रुपीज़ है ना, ये है आपका जोसा काउंसलिंग का। अगर आप लोग 2 या फिर 3 काउंसलिंग सपोर्ट एक साथ बाय करोगे उस केस में कॉम्बो ऑफर लग जाता है। उस केस में और भी कम अमाउंट में आपका हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जोसा काउंसलिंग का बाय करोगे तो उस केस में 1499 लगेगा। लेकिन अगर आप लोग जोसा प्लस सी से बाय करोगे उस केस में कॉम्बो ऑफर लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग बाय कर लेना। बाकी स्टेट काउंसलिंग का फीस थोड़ा सा कम भी है। हर एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब देखो बच्चों, ये है हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट। इसके साथ में अभी के टाइम पे हमारा आपको ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी देखने को मिलते हैं। हमें सुनने में मिला था कि ऑफलाइन में तो बच्चों को लूटा जा रहा है। ऑफलाइन में जोसा काउंसलिंग के लिए 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 1 लाख से कम तो कोई ले ही नहीं रहे हैं। तो इसके वजह से अभी के टाइम पे हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी है। ऑफलाइन काउंसलिंग
सपोर्ट आप लोग कैसे बाय करोगे? तो देखो बच्चों, ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय करने के लिए आपको ऑफिस पे आना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर आपको ऑफिस का एड्रेस भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो ऑफिस का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको ओरली बता देता हूँ। सो अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर के 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलते हैं। सो अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो, अगर आपके लिए फेवरेबल है, तो फिर बच्चों उस केस में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ही लेना, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में बच्चों आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। प्रीमियम फैसिलिटी मतलब और अफोर्डेबल प्राइस, कितना प्राइस लगेगा? सो देखो बच्चों, एक बार आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर लेते हो, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है। अगेन हम आपको मेंटर प्रोवाइड कर देंगे, वो मेंटर सब कुछ करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ चैन की नींद लेना है। वो मेंटर बच्चों आपके फॉर्म भरेंगे, सब कुछ, आपको कुछ करना ही नहीं है। बस आपको एक चीज़ को फॉलो करना है, वो ये कि जब जब आपके मेंटर आपको ऑफिस पे बुलाएंगे तब तब आपको ऑफिस पे आना होगा। उसके बाद सब कुछ आपके मेंटर आपके सामने करेंगे। जस्ट एक एग्जांपल की चॉइस फिलिंग का टाइम आया, ठीक है, उस टाइम पे आपको ऑफिस पे बुलाया जाएगा, आप लोग ऑफिस पे आओगे, आपके सामने पर्सनलाइज आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपके मेंटर जिनको इतने साल का एक्सपीरियंस है वो अपने हाथों से करेंगे। करने के बाद आपको दिखाएंगे कि बच्चे देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जब आप लोग सेटिस्फाई होगे, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है। प्रीमियम फैसिलिटी का मतलब समझ में आ गया है। और देखो, अगर आप लोग दूर से आ रहे हो, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ऑफिस पे आ सकते हो तो कोई बात नहीं, एक बार ऑफिस पे आ जाओ, हम भी आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। होपफुली आप लोग भी होगे। आने के बाद आप लोग अगर ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल हो जाओगे, उसके बाद अगर आप लोग बार बार ऑफिस पे नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन करवा देंगे, यानी कि मीट पे या फिर जूम पे, वहाँ पे मीटिंग रख करके आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अब प्रीमियम फैसिलिटी तो मैंने आपको बता दिया है, अफोर्डेबल प्राइस कितना प्राइस लगेगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चों, बाकी काउंसलर आपसे कितना ले रहे हैं? तो 2 लाख ले रहे हैं, 1.5 लाख ले रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम 1 लाख ले रहे हैं। 1 लाख से कम तो कोई नहीं ले रहा है, आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। हमने पता किया, हमें पता है, तब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट एक एग्जांपल कि कोई काउंसलर, मोस्टली काउंसलर आपसे 1 लाख रुपए ले रहा है ना, तो उनके कंपेरिजन में, उनके फीस के कंपेरिजन में हमारा फीस होगा उनके फीस के आधा का आधा से भी कम। क्या कहना चाहते हैं? तो उनका फीस है 1 लाख रुपए, तो उसका आधा यानी कि 50,000 रुपीज़, उसका भी आधा यानी कि 25,000 रुपीज़, 25,000 से भी कम में हम आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवाएंगे, वो 110% कंफर्म है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो उस केस में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेना। अगर आप लोग ऑफिस में नहीं आ सकते हो तो उस केस में ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। त्रिपथ अकेडमी का ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट और साथ में ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट दोनों ही बेस्ट है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। जितनी जल्दी बाय करोगे उतना बेटर रहेगा, बाद में आप लोग पछताओगे अगर आप लोग बाय नहीं करोगे तो, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है ना बच्चों। हर एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ तक समझ में आ गया है, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है कि कनेक्टिविटी यानी कि किस तरीके से आप लोग NIT श्रीनगर तक पहुँचोगे। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, अगर आप लोग रेलवे के थ्रू जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद डिसीजन इज योर्स कि कैसे आपको जाना है। अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो, नियर बाय का एयरपोर्ट कौन सा है? तो नियर बाय का एयरपोर्ट का नाम है आपका शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बच्चों आपको श्रीनगर में देखने को मिलता है। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आपको कॉलेज देखने को मिलता है। ये एयरपोर्ट बच्चों आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। अब कश्मीर का ना हर जगह ही आपको कमाल का देखने को मिलता है, लोकेशन वाइज जो है वो बढ़िया देखने को मिलता है, ये चीज़, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग रेलवे के थ्रू जाना चाहते हो तो रेलवे स्टेशन नियर बाय का कौन सा है? तो बच्चों श्रीनगर रेलवे स्टेशन आपको नियर बाय देखने को मिल जाते हैं। श्रीनगर रेलवे स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आपको कॉलेज देखने को मिलता है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों से सेम डिस्टेंस पे ही आपको कॉलेज देखने को मिलता है। आपको जैसे जाना है आप लोग जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और रेलवे स्टेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसका नाम है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन से कॉलेज आपको 270 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये रेलवे स्टेशन दूर है, आप लोग इस रेलवे स्टेशन पे क्यों ही जाओगे। अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो तो एयरपोर्ट के बारे में समझ में आ गया है। अगर आप लोग रेलवे के थ्रू जाना चाहते हो तो श्रीनगर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आपको कॉलेज देखने को मिलता है। और श्रीनगर का रेलवे स्टेशन आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है, वो है बच्चों आपका कट ऑफ। ये कट ऑफ है आपका जोसा के लास्ट राउंड यानी कि राउंड 6 का कट ऑफ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 यानी कि 2023 का है। अब बच्चों देखो कट ऑफ आप लोग कैसे देखोगे ये मैं आपको
बता देता हूँ। और उसके बाद ना कट ऑफ एक ऐसा पोर्शन है जो कि आप लोग खुद भी देख सकते हो पीडीएफ को डाउनलोड करके, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर एक कैटेगरी के लिए कट ऑफ को दे रखा है, चाहे आपका जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी, एसटी, इवन मैंने पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ दे रखा है। तो फिर आप लोग आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हो। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ना ये पोर्शन ऐसा है जो कि आप लोग खुद भी देख सकते हो। तो वीडियो वैसे ही लंबा हो गया, ऐसे भी बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा हर एक कैटेगरी के लिए। हालांकि टेंशन मत लो, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, सो डोंट बी वरी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ आप लोग कैसे देखोगे, उसके बाद मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो कट ऑफ आप लोग कैसे देखोगे, सो देखो बच्चों, पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करोगे, यहाँ पे आओगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब कैसे देखना है ये समझो। तो सबसे पहला कॉलम है आपका इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट में आएगा आपका एनआईटी श्रीनगर, ये समझ में आ गया है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इंस्टीट्यूट में आपका आएगा एनआईटी श्रीनगर, बस, ठीक है। इसके बाद सेकंड कॉलम है आपका एकेडमिक प्रोग्राम नेम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका आएगा ब्रांच, आप लोग जिस भी ब्रांच का देखना चाहते हो, चाहे आपका सीएसई है, आईटी है, ईसी है, आप लोग हर एक ब्रांच का कट ऑफ देख सकते हो, ये समझ में आ गया है। तो सेकंड कॉलम में आपका आएगा ब्रांच। इसके बाद थर्ड कॉलम है आपका कोटा। कोटा में बच्चों यहाँ पे 3 कोटा अवेलेबल है, ठीक है। पहला है जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि होम स्टेट वाले बच्चे, आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं वो होम स्टेट में आएंगे, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का कोटा लगेगा, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर वाला समझ में आ गया है कि अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर से ही क्लास 12 पास आउट किए हुए हो, उस केस में जम्मू एंड कश्मीर वाला जेके वाला कट ऑफ देखोगे। अगर आप लोग अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हो तो उस केस में ओएस वाला, यानी कि अदर स्टेट कैटेगरी वाला कट ऑफ देखोगे। इसके अलावा एक और यहाँ पे आपको कोटा देखने को मिलता है, उसका नाम है एलए, ठीक है। एलए का मतलब है लद्दाख, ठीक है। अगर आप लोग लद्दाख से क्लास 12 पास आउट किए हुए हो, उस केस में भी आपको रिजर्वेशन मिल जाता है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो कैसे कट ऑफ देखोगे ये समझ में आ गया है। तीसरा कॉलम मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपका कोटा का। कोटा यहाँ पे 3 है, एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख और तीसरा है अदर स्टेट, ठीक है। अदर स्टेट ऑब्वियस सी बात है, जम्मू एंड कश्मीर से जिस भी बच्चे ने क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं उसे छोड़ करके बाकी बच्चे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉलम है आपका सीट टाइप। सीट टाइप में आपका आएगा कैटेगरी, आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये समझ में आ गया है। आप लोग अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका जेंडर का। जेंडर में 2 आता है, एक आता है आपका जेंडर न्यूट्रल और दूसरा आता है आपका फीमेल ओनली। नाम से पता चल रहा है कि फीमेल ओनली का मतलब ये है कि गर्ल्स यानी कि बच्चियों का कट ऑफ होगा, और जेंडर न्यूट्रल का मतलब है बॉयज़, यानी कि बॉयज़ वाले बच्चे जो है वो जेंडर न्यूट्रल का कट ऑफ देखेंगे, और बच्चियाँ यानी कि गर्ल्स जो है वो फीमेल ओनली का कट ऑफ देखेंगे, ये समझ में आ गया है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉलम है आपका ओपनिंग रैंक का। ओपनिंग रैंक में आपको दिमाग नहीं लगाना है, लास्ट कॉलम आपको देखना है जो कि आपका क्लोजिंग रैंक, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, एनआईटी श्रीनगर में केमिकल इंजीनियरिंग जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चे को ओपन कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल में 1,07,655 रैंक तक में मिल रहा था। अदर स्टेट की बात करेंगे, सीएससी ब्रांच का बता देते हैं ना आपको, आप सभी बच्चे को सीएससी ब्रांच का ही देखना है, मिले या ना मिले कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। तो सीएससी ब्रांच की बात करेंगे, नीचे जाना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा पीडीएफ मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी ना, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। सो देखो, सीएससी ब्रांच जम्मू एंड कश्मीर होम स्टेट वाले बच्चों को मिल रहा था 36,020 रैंक तक में, ठीक है। सीएससी ब्रांच अगर हम लोग अदर स्टेट की बात करेंगे, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे हर एक कैटेगरी का दे रखा है, आप आराम से देख सकते हो। लद्दाख वाले बच्चे को सीएससी ब्रांच मिल रहा था 1,24,061 रैंक तक में, ठीक है। सो लद्दाख वाले बच्चों के लिए तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाता है। अदर स्टेट वाले बच्चे को सीएससी ब्रांच ओपन कैटेगरी में मिल रहा था, जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, बॉयज़ की बात कर रहे हैं, उनको मिल रहा था 22,814 रैंक तक में, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि आप लोग कट ऑफ को कैसे देखोगे, आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लेना। लेकिन फिर भी एक गिफ्ट मैं आपके लिए लाया हूं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये है आपका गिफ्ट, यानी कि यहाँ पे मैंने कट ऑफ हर एक कैटेगरी के लिए और हर एक ब्रांच के लिए दे रखा है। लेकिन कुछ बच्चे को ये कट ऑफ नहीं देखना है। पहला बच्चा वो है जो कि गर्ल्स है, ठीक है। गर्ल्स वाले बच्चे को वही वाला कट ऑफ देखना है, क्योंकि वहाँ पे आपका गर्ल्स कोटा लगता है और लो रैंक में भी आपका एडमिशन हो जाता है, तो उस बच्चे को, यानी कि गर्ल्स वाले बच्चे को नहीं देखना है। दूसरा ये है कि आप में से ऐसे बच्चे जो कि जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चे हैं उनको भी नहीं देखना है, और तीसरा जो कि लद्दाख वाले बच्चे हैं उनको भी नहीं देखना है। इसके अलावा बाकी सारे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अदर स्टेट वाले बच्चे बॉयज़ देख सकते हैं, गर्ल्स भी देखना चाहती हैं देख सकती हैं, लेकिन जो भी रैंक यहाँ पे लिखा हुआ है इससे लो रैंक में ही आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि फीमेल ओनली यानी कि गर्ल्स कोटा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से देख सकते हो। इसको भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एनआईटी श्रीनगर है, यहाँ पे ब्रांचेज दे रखा है, हर एक ब्रांच का यहाँ पे सीक्वेंस में लगा रखा है हमने, ठीक है, ये चीज़ है। तो सीएससी है, आईटी है, ईसी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल और मेटलर्जिकल, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे कैटेगरी का दे रखा है, ओपन है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी और एसटी है, ठीक है। आराम से देख लेना। सीएससी ब्रांच का ओपन कैटेगरी में अदर स्टेट वाले बच्चे को मिल रहा था 22,814 रैंक तक में। अगेन से जोसा का लास्ट राउंड का कट ऑफ है। ओबीसी वाले बच्चे को मिल रहा था 6,706 रैंक तक में। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को मिल रहा था 3,473 रैंक तक में। एससी वाले बच्चे को मिल रहा था 3,368 रैंक तक में। एसटी वाले बच्चे को मिल रहा था
1336 रैंक तक में। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये बच्चों है आपका ऑल इंडिया रैंक, बाकी ये सारा आपका है कैटेगरी रैंक, ठीक है। ये है आपका ओबीसी रैंक, ये है आपका ईडब्ल्यूएस रैंक, ये है आपका एससी रैंक और ये है आपका एसटी रैंक, ठीक है। अब कैटेगरी रैंक क्या होता है इसके बारे में एनआईटी त्रिची वाले वीडियो में मैंने समझा रखा है, उसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है जो सा काउंसलिंग में बच्चों आपका लगता है कैटेगरी रैंक, इसके अलावा सीसा काउंसलिंग में लगता है आपका सीआरआर रैंक यानी कि ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। बाकी उस वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने समझ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में फर्दर चीज़ के बारे में हम बताते हैं आपको। सो देखो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे हॉस्टल और मेस के बारे में। हॉस्टल और मेस के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया। सो देखो बच्चों, एनआईटी श्रीनगर में आपको टोटल 6 हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं। मेन कैंपस में से 6 हॉस्टल में से 5 हॉस्टल है बॉयज़ के लिए और 1 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, गर्ल्स काफ़ी कम होती हैं और उस एरिया में तो वैसे भी काफ़ी कम गर्ल्स जाती हैं इसके वजह से, ठीक है। तो टोटल है 6 हॉस्टल, 6 हॉस्टल में से 5 हॉस्टल है बॉयज़ के लिए और 1 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मल्टी सीटर रूम अवेलेबल है, यानी कि 3 सीटर रूम हो गया, 4 सीटर रूम हो गया, 5 सीटर रूम हो गया। 3 सीटर रूम का मतलब ये है कि एक रूम में 3 बॉयज़ होंगे, 4 सीटर का मतलब ये है कि एक रूम में 4 बच्चे होंगे एंड सो ऑन। आपको समझ में आ गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप लोग बच्चों 3rd ईयर तक में आपको ट्रिपल सीटर रूम ही मिलता है। ट्रिपल सीटर रूम का मतलब यही है कि एक रूम में 3 बच्चे होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 3rd ईयर तक आपको ट्रिपल सीटर रूम मिलेगा। अगर आप लोग 1 सीटर रूम यानी कि अकेले रहना चाहते हो या फिर अगर आप लोग 2 सीटर रूम लेना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को बाहर देखना पड़ेगा, ये चीज़ है। लेकिन कैंपस में हॉस्टल कम है, इसके वजह से आपको 3rd ईयर तक जो है वो ट्रिपल सीटर रूम ही मिलता है। उसके बाद 4th ईयर में आप लोग सिंगल सीटर रूम ले सकते हो, लेकिन 3rd ईयर तक आपको एक रूम में 3 बच्चे में ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसके अलावा आपको कैंपस में फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा की फैसिलिटी मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको वाईफाई की फैसिलिटी भी कैंपस और हॉस्टल में दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा वाईफाई की फैसिलिटी तो दिया गया है, लेकिन कई बार होता क्या है कि स्पीड के मामले में दिक्कत आता है। इसके वजह से हर एक रूम में आपके पास लैंड पोर्ट की फैसिलिटी दिया गया है। इसके अलावा नीट एंड क्लीन आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है। वाटर कूलर आपको मल्टीपल प्लेसेस पर लगाया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जिम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो बच्चों आप लोग एकेडमी के साथ में हेल्थ पे भी ध्यान देना, ठीक है। ये चीज़ है। इसके अलावा बच्चों आपको कैंपस में कॉमन रूम देखने को मिल जाते हैं। कॉमन रूम यहाँ पे अवेलेबल है एंटरटेनमेंट के लिए और मीटिंग पर्पस के लिए यहाँ पे कॉमन रूम अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा आपको 4 मील की फैसिलिटी मिल जाता है। इसके अलावा कैंटीन भी यहाँ पे अवेलेबल है। अदर टाइप्स ऑफ फूड के लिए भी अलग कैंटीन है, उससे आप लोग अदर टाइप्स ऑफ फूड खा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल कैंटीन अवेलेबल है। इसके अलावा वेज एंड नॉन वेज की बात करेंगे तो दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। वेज और नॉन वेज दोनों ही अवेलेबल है मेस में। आपको जो भी खाना है आप लोग खा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी मेस के फूड की बात करेंगे तो हमारे जितने भी बच्चे एनआईटी श्रीनगर में हैं वो ये बताते हैं कि बाकी एनआईटीज़ के कंपैरिजन में यहाँ का मेस का फूड आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। बाकी जगह तो एकदम बेकार होता है, लेकिन यहाँ का मेस का फूड आपको डिसेंट देखने को मिलता है, ऐसा हमारे बच्चे ने बताया, ठीक है। ये चीज़ है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो नीचे में स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है। देखो बच्चों, हर एक एनआईटीज़ में आपको काफ़ी सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाता है। उसी तरीके से एनआईटी श्रीनगर में भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर दिया गया है वेरियस स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए। इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल कोर्ट है, हॉकी ग्राउंड है, कबड्डी ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है। इंडोर स्पोर्ट में आपके चेस हो गया, कैरम हो गया, टेबल टेनिस हो गया। इस तरीके के काफ़ी सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी नीचे आएंगे तो नीचे में कुछ इमेजेस लगाए गए हैं, आप लोग इसे देख सकते हो, बाद में आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। और जो बच्चों मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिया है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में बताया गया है जो कि अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि कैंपस साइज़ की बात करेंगे तो 67 एकड़ एरिया में ही इसको बनाया गया है। कैंपस छोटा है लेकिन ब्यूटीफुल कैंपस है। इसके अलावा बच्चों इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो काफ़ी पुराना एनआईटीज़ है, 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा कैंपस में आपको सेंटर कंप्यूटर सेंटर अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पे अलग अलग काम कर सकते हो, जैसे कि कोडिंग हो गया, स्टडी हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, मैनेजमेंट हो गया। इस सारे काम के लिए आपको कैंपस में सेंटर कंप्यूटर सेंटर अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज़ है। इसके अलावा क्लासरूम की बात करेंगे तो क्लासरूम में आपके पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कंट्रोल इन्वायरमेंट है। इसके अलावा बच्चों वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज देखने को मिलता है साथ में मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ में, तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको पता है कि वाईफाई की कनेक्टिविटी कैंपस और हॉस्टल में दोनों में दिया गया है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा कैंपस में आपको कोई सा भी दिक्कत ना आए, इसके वजह से कैंपस में आपको इजी कन्वीनियंस के लिए बैंक और एटीएम की फैसिलिटी दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा
मेडिकल सेंटर भी अवेलेबल है हॉस्टल में, ताकि कभी कोई इमरजेंसी वाले सिचुएशन में आपको कोई सा भी दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके अलावा नीचे हम लोग बात करेंगे तो सेंट्रल लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे 75,000 से ज़्यादा आपको बुक और जर्नल देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी अवेलेबल है, जहाँ पे 75,000 से ज़्यादा बुक्स और जर्नल देखने को मिलता है। आप लोग इस चीज़ का सही से यूज़ करोगे तो काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा फैकल्टी की बात करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि कैंपस में आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं आएगा। फैकल्टी यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल देखने को मिलते हैं, और ऑब्वियस सी बात है एनआईटी है तो आपको फैकल्टी एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेंगे, ये समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों नीचे बात करेंगे तो नीचे में बताया गया है कि हर एक डिपार्टमेंट का खुद का बिल्डिंग है, तो भले ही छोटा कैंपस है लेकिन जिस तरीके से मैनेज किया गया है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है डेली यूज़ के जितने भी आइटम होते हैं वो सारे आपको अवेलेबल मिल जाते हैं कैंपस में ही। इसके अलावा कैंपस जो है वो सिचुएटेड है डाल लेक के पास, तो इवनिंग का जो सिनेरियो होता है ना वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलता है। शाम का जो ऑब्वियस सी बात है कश्मीर का एक तो लोकेशन वैसे थोड़ा सा इशू है, लेकिन माहौल काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, ये चीज़, ठीक है। घूमने वाला टूरिस्ट प्लेस है, लद्दाख आप लोग जा सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है फेस्ट और क्लब के बारे में। सो ऑब्वियस सी बात है हर एक एनआईटीज़ का खुद का एनुअल कल्चर फेस्ट होता है, उसी तरीके से एनआईटी श्रीनगर का भी अपना खुद का एनुअल कल्चर फेस्ट है, इसका नाम है टेक वैगेंजा, ठीक है ना। तो टेक वैगेंजा प्रोनाउंसिएशन का आप लोग थोड़ा सा देख लेना, यहाँ का कल्चर फेस्ट का नाम है टेक वैगेंजा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे क्लब आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि IEEE क्लब हो गया, रोबोनॉक्स क्लब हो गया, ड्रामा क्लब हो गया, फोटोग्राफी क्लब हो गया, म्यूजिक क्लब हो गया, कोडिंग क्लब हो गया, इस तरीके के काफ़ी सारे क्लब की फैसिलिटी भी आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ फोटो लगाया गया है, आप लोग आराम से देख सकते हो। बाकी नीचे आएंगे तो लास्ट पॉइंट के बारे में बताया गया है, वो ये है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि प्लेसमेंट आपको यहाँ पे कमाल का देखने को नहीं मिलता है। ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो डिसेंट है, लेकिन प्लेसमेंट यहाँ का एवरेज है, ठीक है। ऊपर से प्लेसमेंट में डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात है। हालांकि आपका टर्न आएगा प्लेसमेंट का अभी से 4 साल बाद, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझदार हो, आप लोग देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्लेसमेंट यहाँ का एवरेज है। इसके अलावा कोडिंग कल्चर आपको बढ़िया देखने को मिलता है, एलुमनी नेटवर्क बढ़िया देखने को मिलता है, क्योंकि कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसके वजह से इस कॉलेज का आपको एलुमनी नेटवर्क डिसेंट देखने को मिलता है, गुड देखने को मिलता है। इसके अलावा इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, ग्रीनरी ऑफ कॉलेज आपको डिसेंट देखने को मिलता है, रैगिंग फ्री कैंपस है। एक दिक्कत होता है कि वहाँ पे आप लोग जाओगे तो क्या रैगिंग होगी आपके साथ, तो रैगिंग नहीं होगा, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा फेस्ट और कॉलेज लाइफ आपको बढ़िया देखने को मिलता है। ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो डिसेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है, यहाँ पे गुड लिख दिया गया है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको डिसेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ऑब्वियस सी बात है कैंपस में आपको गेस्ट हाउस भी देखने को मिल जाता है, तो कल को अगर आपके पेरेंट्स आ जाते हैं तो उसके लिए गेस्ट हाउस यहाँ पे दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा कैंपस इज सिचुएटेड ऑन विच गिव ब्यूटीफुल इवनिंग सीन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कैंपस के पास में ही आपको डल लेक देखने को मिल जाते हैं, इसके वजह से आपका इवनिंग का जो सिनेरियो होता है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। इस तरीके से आपको एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो देखो बच्चों, पहला ये है कि अटेंडेंस क्राइटेरिया को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, आपके 75% होना चाहिए, अगर 75% से कम है तो दिक्कत आ सकती है, पहली चीज़। दूसरी ये है कि गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो ऑब्वियस सी बात है आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलता है, किसी भी एनआईटीज़ में आपको गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। ये तो फिर भी एनआईटी श्रीनगर है, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चियों को यानी कि डॉटर को जो है वो दूर भेजना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ऊपर से कश्मीर, आप लोग खुद समझदार हो, है ना, ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कर्फ्यू टाइमिंग भी दिया गया है जो कि है 9 PM का, ये दोनों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए कर्फ्यू टाइमिंग, रात के 9 बजे के बाद आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको एनआईटी श्रीनगर में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। सिंपल कर दें, हम आपको बताएं। सो देखो बच्चों, अगर आपका एडमिशन किसी और एनआईटीज़ में नहीं हो रहा है और आपका मन है कि एनआईटीज़ में ही पढ़ने का, उस केस में ले सकते हो, बुरा नहीं है, सेफ्टी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका एडमिशन किसी और एनआईटीज़ में हो रहा है तो फिर हमारा सजेशन होगा कि एनआईटी श्रीनगर में एडमिशन ना ही लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। घूमने वाला एरिया ठीक है, लेकिन 4 साल लगातार बिताओगे, हमें नहीं लग रहा है कि ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है ना, सबका अपना अपना समझ है ये चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें हम लोगों ने बता दिया है। बाकी वीडियो कैसा लगा है ये आप लोग कमेंट में बता सकते हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को फ्रेंड में जरूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाकी आपको पता है कि हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और त्रिपत अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, आपको पता ही चल गया है ना ये चीज़ है। तो ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग बाय कर लेना, चाहे आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट, जो भी आप लोग बाय करना चाहते हो, त्रिपत अकेडमी का दोनों ही बेस्ट है। अगर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है बच्चों। सो
तो ध्यान से बाय कर लेना। और लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।